अब हमें यहाँ के जंगली जानवर खा जाएंगे। अब हम जिंदा नहीं बचेंगे। हाँ, हो सकता है महाराज हमें इस जंगल में हमेशा के लिए छोड़कर चले गए हों। वैसे भी वो आपसे क्रोधित थे क्योंकि आपने उन्हें नमक की तरह प्यारा कहा था। सुंदरगन राज्य में एक राजा रहता था। राजा की पत्नी की बहुत समय पहले ही मौत हो गई थी, लेकिन उसकी 3 बेटियां थी जिनसे राजा बहुत प्यार करता था। एक दिन की बात है, राजा ने सोचा, क्यों न मैं आज अपनी बेटियों की परीक्षा लूं, उनसे कुछ सवाल पूछूं। मंत्री जी, जाओ मेरी तीनों बेटियों को बुला कर लाओ। जी महाराज। मंत्री राजा की तीनों बेटियों को बुला लाता है। जी पिताजी, आपने हमें बुलाया? हाँ बेटी, मैंने तुम सभी को बुलाया था। कहिए पिताजी, आपको क्या काम है हमसे? हाँ हाँ पिताजी, कहिए। बेटी, मेरे कुछ सवाल हैं। जी पिताजी, पूछिए। राजा एक एक करके अपनी तीनों बेटियों से पूछता है। सबसे पहले बेटी, तुम बड़ी हो, तुम ही बताओ कि तुम्हें सबसे ज्यादा कौन प्यारा है और मैं तुम्हें कितना प्यारा हूँ। पिताजी, मुझे सबसे ज्यादा मेरी माँ प्यारी है और जितनी माँ मुझे प्यारी है उतनी ही आप भी प्यारे हो। अच्छा बेटी, अब तुम बताओ कि तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारा कौन है। पिताजी, मुझे सबसे ज्यादा प्यारे आप हैं। पूरी दुनिया से प्यारे आप हैं। बेटी, अब तुम्हारी बारी है। तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारा कौन है? और अगर तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारा मैं हूँ तो क्यों हूँ? पिताजी, मुझे आप नमक के बराबर प्यारे हो। जितना मुझे नमक प्यारा है उतना ही आप प्यारे हो। राजा अपने मन में सोचता है, इसने तो मेरी कीमत सिर्फ एक नमक के बराबर लगाई है। नमक क्या है आखिर? कुछ भी नहीं। ये तो एक मामूली सी चीज है। मेरी कोई कीमत नहीं इस बेटी की नजर में। ये मेरी बेटी नहीं हो सकती। जिस बेटी की नजरों में एक बाप की कोई कीमत नहीं, भला वो बेटी जीने के लायक कैसे हो सकती है? मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा इसे। क्या हुआ पिताजी, किस सोच में पड़ गए आप? कुछ नहीं, तुम सब यहाँ से जा सकते हो। तीनों बेटियां अपने कक्ष की तरफ चली जाती हैं। क्या करूं, क्या करूं? नहीं नहीं, मैं उसे नहीं मार सकता। वो आखिर मेरी बेटी है। एक काम करता हूं, मैं उसे यहाँ से दूर किसी जंगल में छोड़ आता हूं। वहां उसे कोई न कोई जंगली जानवर जरूर खा जाएगा। राजा की छोटी बेटी के पास एक बकरी का बच्चा था जो उसे राजा ने लाकर दिया था। छोटी बेटी रूपमती उस बकरी के बच्चे को बहुत प्यार करती थी। एक दिन की बात है। बेटी, आज मैं शिकार पर जंगल की ओर जा रहा हूँ। कल मैंने देखा था, वहाँ बहुत मीठे मीठे और स्वादिष्ट बेर लगे हुए थे, पर शिकार करने के कारण मैं बेर तोड़ नहीं पाया। तुम्हें बेर बहुत पसंद है ना? जी पिताजी, मुझे बेर बहुत पसंद है। ठीक है, फिर आज समय मिला तो ले आऊंगा। पिताजी, और अगर आपको समय नहीं मिला तो? हाँ, ये बात भी है। फिर जब समय मिलेगा तब ले आऊंगा। नहीं नहीं पिताजी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। आप शिकार करना, जब तक मैं बेर तोड़ लूंगी। और बेटी, वो तो बहुत घना जंगल है। वहाँ बहुत जहरीले सांप भी हैं और बहुत खतरनाक खतरनाक जानवर भी। पिताजी, ले चलिए ना मुझे भी अपने साथ। मैं अपनी प्यारी बकरी को भी चरा लूंगी और ढेर सारी बेर भी ले आऊंगी। ठीक है, फिर चलो। राजा रूपमती और उसकी बकरी को अपने साथ जंगल की ओर लेकर निकल जाते हैं और चलते ही चलते एक घने जंगल में पहुंच जाते हैं जहां बहुत सारे बेर लगे हुए थे। अरे वाह पिताजी, क्या स्वादिष्ट बेर है। रानी बकरी, तू भी यही घास खा ले। बेटी, मुझे लगता है पास ही कोई जानवर है। तुम यही रहना, कहीं जाना मत। मैं उस जानवर का शिकार करके अभी आता हूँ। जी पिताजी, आप जाकर
शिकार करके आइए, तब तक मैं और रानी बकरी यहीं आपका इंतजार करते हैं। राजा वहां से चला जाता है और अपने महल की ओर निकल पड़ता है। रूपमती को भी इंतजार करते करते काफी समय बीत जाता है। रानी बकरी, शाम होने वाली है और पिताजी का अभी तक कोई पता नहीं है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, ना जाने पिताजी कहाँ रह गए। आप घबराइए मत राजकुमारी, हम जंगल में ढूंढते हैं। रानी बकरी, पिताजी कहीं नहीं मिल रहे। रो मत राजकुमारी, लगता है महाराज वो जगह भूल गए जहाँ उन्होंने हमें इंतजार करने को कहा था। ऐसा कैसे हो सकता है रानी बकरी? पिताजी तो इस जंगल का चप्पा चप्पा जानते हैं, फिर वो हमें यहाँ अकेले कैसे छोड़कर जा सकते हैं? कहीं पिताजी हमें हमेशा के लिए तो इस जंगल में छोड़कर नहीं चले गए? अब हमें यहाँ के जंगली जानवर खा जाएंगे, अब हम जिंदा नहीं बचेंगे। हाँ, हो सकता है महाराज हमें इस जंगल में हमेशा के लिए छोड़कर चले गए हों। वैसे भी वो आपसे क्रोधित थे क्योंकि आपने उन्हें नमक की तरह प्यारा कहा था। अब हमारा क्या होगा रानी बकरी? आप फिक्र मत करो राजकुमारी, जब तक मैं हूँ आपको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। मैं आपकी तलवार की ढाल बनकर रक्षा करूंगी। अब चलिए यहाँ से, रात होने वाली है, हमें आसपास कहीं रहने की जगह देखनी होगी। दोनों चलते चलते एक कुटिया के पास पहुँचते हैं। इस घने जंगल में ये कुटिया किसकी है? चलो इसके अंदर चलकर देखते हैं। रानी बकरी, यहाँ तो कोई नहीं है। लगता है यहाँ कोई नहीं रहता। राजकुमारी, अब से यही हमारा आशियाना है। दोनों कुटिया के अंदर चले जाते हैं। राजकुमारी, यहाँ आप बेफिक्र होकर रहो। जब तक मैं हूँ आप मेरा दूध पीना और जीवन काटना, और जब मुझे कोई जंगली जानवर खा ले तो तुम फिर अच्छे से रहना और अपना देख लेना। समय बीतता है और रूपमती बड़ी होने लगती है। एक दिन की बात है, रानी बकरी जंगल की ओर घास चरने जाती है, तभी वहाँ पर एक शेरनी आ जाती है। वाह, आज तो अच्छा शिकार हाथ लगा है। शेरनी बकरी को देखकर उस पर हमला कर देती है और उसे उठाकर अपने बच्चों के पास ले जाती है। पागल बकरी, तुम हंस भी रही हो, रो भी रही हो। तुम्हें तो रोना चाहिए। तुम्हारा रोना तो समझ आता है, पर तुम्हारा हंसना मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं रो इसलिए रही हूँ क्योंकि मैं अकेली नहीं हूँ इस जंगल में। मेरे साथ एक इंसानी बच्चा भी है जो मेरे साथ ही रहता है। अब जब तुम मेरा शिकार कर लाई तो मुझे जान से मारकर खा जाओगी, फिर उस बच्ची का क्या होगा? वो तो इस जंगल में अकेली पड़ जाएगी। मेरे बाद ना जाने उस बच्ची का क्या होगा। और तुम हंस क्यों रही हो? मैं हंस इसलिए रही हूँ क्योंकि जो आज मेरे साथ हो रहा है वो कल तुम्हारी साथ होगा। हम भी पहले एक महल में रहा करते थे, उसके बाद इस जंगल में हम अकेले रह गए, और आज देखो मेरी मौत आ गई, और मेरी मौत के बाद वो बच्ची अकेली रह जाएगी। तुम्हारा भी वक्त जल्द ही आएगा। अगर तुम आज मुझे खाकर मेरी उस बच्ची को अकेला कर दोगी तो कल तुम्हारे बच्चे भी अकेले रह जाएंगे। तुम्हें भी कोई शिकारी मार कर तुम्हारे बच्चों को अनाथ कर देगा। माँ, इसे मत मारो माँ, इसे मत मारो। कल अगर तुम्हें भी कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? इसलिए आप इसे छोड़ दीजिए। आप हमारी चिंता मत करिए। हम 1-2 दिन भूखे रह लेंगे, लेकिन हम अपनी माँ को नहीं खो सकते। और अगर आप इसे हमें खिला देंगी तो वो लड़की अकेली रह जाएगी। ठीक है, जाओ तुम उस लड़की के पास, मैंने तुम्हारी जान बख्श दी। बकरी वहाँ से चली जाती है। आज रानी बकरी कहाँ रह गई? आई नहीं, आज तो काफी समय हो गया। एक लकड़हारा अपनी पत्नी के साथ जंगल में लकड़ी काटने आता है, तभी उसे वो कुटिया दिखती है। अरे ये कुटिया किसकी है? लगता है यहाँ कोई रहता है। चलो इसके अंदर चल कर देखते हैं। हाँ, चलिए इस कुटिया के अंदर चलकर देखते हैं। वैसे भी मुझे बड़ी जोरों की प्यास लग रही है।
दोनों कुटिया के अंदर जाते हैं जहाँ रूपमती बैठी हुई रो रही होती है। बेटी, तुम कौन हो और रो क्यों रही हो? इस घने जंगल में तुम क्या कर रही हो? तुम्हारे साथ यहाँ और कौन रहता है? मुझे तो तुम्हारे सिवा यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा है। मैं यहीं रहती हूँ। मेरी एक रानी बकरी है, वो 2 दिन पहले जंगल घास चरने गई थी, लेकिन अभी तक नहीं आई। बेटी, पर ये जंगल तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तुम एक काम करो, चलो मेरे साथ, मेरे घर पर रहना। और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी रानी बकरी अब जिंदा होगी। अरे बहुत शिकारी है इस जंगल में। हाँ बेटी, चलो हमारे साथ। वैसे भी हमारी कोई बेटी नहीं है, बस एक बेटा है, वो भी बीमार है। ठीक है, फिर चलिए। जब तक रानी बकरी वहाँ पहुँचती तब तक रूपमती वहाँ से जा चुकी होती है। अरे राजकुमारी रूपवती, राजकुमारी रूपवती, आप कहाँ हैं? राजकुमारी तो यहाँ नहीं है, कहीं उसे किसी जानवर ने तो नहीं खा लिया। रूपवती लकड़हारे के घर पहुँचती है। बेटी, ये है हमारा बेटा। ये चल फिर नहीं सकता, ना ही उठकर बैठ सकता है। ये सारा दिन ऐसे ही चारपाई पर लेटा रहता है। लेकिन इन्हें क्या परेशानी है, क्या बीमारी है? पता नहीं बेटी, कुछ समझ नहीं आता। हमने तो अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर ली, वैद्य भी हमारे बच्चे को ठीक नहीं कर पाया। आप फिक्र मत करिए, ईश्वर पर भरोसा रखिए, सब सही होगा। बेटी, हम लकड़ी काटने जा रहे हैं, तुम घर पर ही रहना। जी पिताजी, आप दोनों जाइए, मैं जब तक आप दोनों के लिए खाना बनाकर रखूंगी। कुछ समय बाद बीमार लड़का सो जाता है। जब लड़का सो जाता है तभी उसके मुंह से एक सांप निकलता है और बाहर चला जाता है, जिसे रूपवती देख लेती है। ये क्या, इसके मुंह से तो इतना बड़ा सांप निकला। मुझे इस सांप का पीछा करना चाहिए। आखिर ये सांप जाता कहाँ है? रूपवती उस सांप के पीछे पीछे जाती है तो देखती है कि सांप जहाँ लकड़ी का ढेर रखा हुआ था वहाँ जाकर खड़ा हो जाता है। लकड़ी के ऊपर दूसरा सांप भी बैठा हुआ रहता है। ये क्या रहस्य है? यहाँ तो पहले से ही एक और सांप है। लकड़ी पर बैठा सांप दूसरी सांप से कहता है, वाह भाई वाह, तेरी तो मौज ही मौज है। लेकिन याद रख, ये मौज बस कुछ और दिनों की है, इसके बाद तू खत्म। अरे हाँ हाँ ठीक है, जब तक जिंदा हूँ तब तक मौज ही मौज है ना। अरे लेकिन तेरे से अच्छी जिंदगी गुजार रहा हूँ और तू फिक्र मत कर, अपना सोच, तेरी जिंदगी कितने दिनों की है। अरे मौत तो तेरी भी बहुत जल्दी ही हो जाएगी। अरे नहीं नहीं, मुझे कोई इतनी आसानी से नहीं मार सकता। मैं कोई मामूली सांप थोड़ी न हूँ। इन लकड़ियों के नीचे 7 राज्यों का खजाना छुपा कर रखा हुआ है। हाँ, और मैं इसकी रक्षा कर रहा हूँ। अरे ऐसे कैसे कोई मुझे आसानी से मार सकता है? हाँ? क्या फायदा तेरे इस खजाने का? अगर कोई लकड़ियों पर आग लगा दे और तू जल कर यहीं खाक हो जाएगा। और सोच, अगर ये खजाना किसी और को मिल गया तो वो तो अमीर हो ही जाएगा ना। हाँ हाँ हाँ, रहने दे रहने दे। अगर किसी को पता चल गया ना कि खट्टी लस्सी में नमक डालकर उस बच्चे को पिला दिया जाए तो तेरे टुकड़े टुकड़े होकर उसके शरीर से बाहर निकल जाएंगे और तेरा हमेशा के लिए अंत हो जाएगा। अरे चलो, वक्त आने पर सब देख लिया जाएगा। अरे अभी तो मौज करें। दोनों सांप बातें करके अपनी अपनी जगह आ जाते हैं। एक सांप लकड़ी के नीचे छुप जाता है, दूसरा सांप लकड़हारे के मुंह में घुस जाता है। ये सारी घटना रूपवती देख रही होती है। वो जल्दी से अंदर जाती है और खट्टी लस्सी में नमक मिला लेती है और उस लकड़हारे के लड़के को पिला देती है, जिससे वो सांप टुकड़े टुकड़े होकर बाहर आ जाता है। थोड़ी देर बाद लकड़हारा और उसकी पत्नी लकड़ी लेकर आते हैं।
बेटी, हम लकड़ियां लेकर आ गए हैं। तुमने खाना बना लिया? अरे बहुत जोरों की भूख लग रही है। बेटी जा खाना ले आ। नहीं पिताजी, मैंने खाना नहीं बनाया। क्यों बेटी, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? क्यों नहीं बनाया तूने खाना? माँ, पिताजी। अरे बेटा तू, ये कैसा जादू है बेटा, तू तो बिल्कुल स्वस्थ हो गया। पिताजी, माँ, मैं अगर स्वस्थ हो पाया हूँ तो केवल रूपवती दीदी की वजह से। ये क्या कह रहा है बेटा? मैं सच कह रहा हूँ पिताजी, दीदी सच में हमारे लिए भाग्यशाली है। भगवान तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। आज अगर तूने मुझे इस बच्ची से नहीं मिलवाया होता तो शायद मेरा बेटा ठीक नहीं हो पाता। बेटी, तू सच में हमारे लिए बड़ी भाग्यशाली है। पर बेटी, ये सब हुआ कैसे? पिताजी, भैया को कोई बीमारी नहीं थी। उनके पेट में एक सांप था जिसकी वजह से भैया को ये तकलीफ हो रही थी। मुझे उस सांप का तोड़ मिला और मैंने उसे बाहर निकाल दिया। अच्छा, पर वो सांप तुमने कैसे निकाला उसके पेट से? पिताजी, जब भैया सो गए थे तब मैंने देखा उनके पेट से एक सांप बाहर निकल रहा है। मैंने जब उसका पीछा किया तब मुझे पता चला कि अगर मैं भैया को खट्टी लस्सी में नमक मिलाकर पिला दूं तो सांप के टुकड़े हो जाएंगे और सांप बाहर आ जाएगा। अच्छा बेटी, ये तो तूने बहुत अच्छा किया। पिताजी अभी रुकिए, अभी एक काम और बाकी है। वो क्या बेटी? माँ, पिताजी चलिए मेरे साथ। रूपवती लकड़हारे और उसकी पत्नी को उसे लकड़ियों के ढेर के पास लेकर जाती है। पिताजी, आप इन सभी लकड़ियों पर आग लगा दीजिए। बेटी, तू ये क्या बोल रही है? ये लकड़ियां तो हमने बड़ी मेहनत से इकट्ठा की है ताकि बाजार जाकर इन्हें बेच सकें। बेचने के बाद जो भी धन मिलता है हम इससे उससे घर का राशन पानी लाते हैं। पिताजी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए और मेरा विश्वास करिए। आपको आगे ना जंगल से लकड़ियां लानी पड़ेंगी और ना ही उन्हें बेचना पड़ेगा। आप बस इन सारी लकड़ियों को जला दो। पर बेटी, रुको रुको भाग्यवान, हम इसकी बात मान लेते हैं। आखिर रूपवती के कारण ही आज हमारा बेटा स्वस्थ हुआ है। ठीक है जी, अगर आप कह रहे हैं तो ठीक है। लकड़हारा सारी लकड़ियों में आग लगा देता है जिससे वहाँ रहने वाले सांप जलकर खाक हो जाते हैं। ये क्या बेटी? पिताजी, ये दूसरा सांप था जो आपके घर पर ही लकड़ियों के अंदर छुपकर बैठा हुआ था। अब आप एक काम करिए, इस राख को हटाइए। लकड़हारा राख को हटाता है तो देखता है वहाँ बहुत सारा खजाना पड़ा हुआ था। अरे ये देखो, यहाँ तो बहुत सारा खजाना पड़ा है। जी पिताजी, मैं आपको यही बताना चाह रही थी। अब इस खजाने के मालिक आप हुए। लकड़हारा सारे खजाने को बाहर निकालता है। धीरे धीरे समय बीतता है। लकड़हारा उसी धन के उपयोग से अपना महल खड़ा कर लेता है और अपने परिवार वालों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े खरीद लेता है। उनकी स्थिति किसी राजा महाराजाओं के जैसी हो जाती है। सुनिए जी, रूपवती जब से हमारी जिंदगी में आई है तब से हमारी स्थिति बहुत अच्छी हो गई है ना? हाँ भाग्यवान, तुम सही कह रही हो। एक दिन की बात है, जिस रास्ते पर लकड़हारे का घर था उसी रास्ते से राजा जी शिकार के लिए जंगल के रास्ते गुजरते थे। और जब भी राजा जी उस घर के पास से गुजरते थे उन्हें बहुत अच्छी खाने की खुशबू आती थी। मंत्री, जरा पता करो आखिर इस सुंदर घर में कौन रहता है। मैं जब भी इस घर के पास से गुजरता हूँ खाने की बड़ी ही सुंदर खुशबू आती है। आखिर इतना स्वादिष्ट और सुगंधित भोजन कौन बनाता है? ऐसी खुशबू तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं ली। अगर इस खाने की खुशबू इतनी अच्छी है तो खाना तो लाजवाब ही होगा। जी महाराज, मैं पता करता हूँ। मंत्री जी उस घर में जाते हैं। कौन है आप और यहाँ किस लिए आए हैं? मैं और मेरे महाराज यहाँ से गुजर रहे थे। तभी महाराज ने कहा कि मैं इस घर में जाकर पता लगाऊं कि आखिर इस मकान में कौन ऐसा बावर्ची है जिसके खाने की खुशबू
दूर दूर तक जाती है। वैसे इस घर में खाना कौन पकाता है? मेरी बेटी ही पकाती है, और कौन पकाएगा? तुम्हारे हाथों में तो वाकई जादू है। महाराज तुम्हारे बनाए खाने की बहुत तारीफ कर रहे थे। जी, आप अपने महाराज को मेरा शुक्रिया कहना। और हाँ, कल आप महाराज से कहिए कि वो कल हमारे यहाँ दावत पर आएं। मैं उनके लिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन पकाकर रखूंगी। ठीक है, मैं अपने महाराज को यह सूचना अवश्य दे दूंगा। अब मैं चलता हूँ। मंत्री महाराज के पास जाता है। महाराज, मैं उस घर में देख कर आया हूँ। वहाँ एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची खाना बनाती है, और आपको जानकर खुशी होगी कि उस बच्ची ने कल आपको दावत पर बुलाया है। मंत्री, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी यही चाहता था। मैं तुम्हारी ये बात सुनकर बहुत खुश हूँ। चलो कल आते हैं और इस घर में बनाए हुए खाने का स्वाद लेते हैं। आखिर मैं भी तो देखूं इतने स्वादिष्ट भोजन का राज क्या है। जी महाराज, फिर तो मैं भी खाऊंगा यहीं। हाँ हाँ मंत्री, बिल्कुल। दूसरे दिन राजा और मंत्री उस लक्कड़हारे के घर पहुंचते हैं। राजा जी का बहुत आदर सत्कार होता है। उनके सामने रकम रकम के व्यंजन परोसे जाते हैं। राजा हर एक व्यंजन का स्वाद लेता है। एक व्यंजन थोड़ा खाता है, फिर दूसरा व्यंजन थोड़ा खाता है। ऐसे करते करते 3 से 4 व्यंजन खाता है, फिर खाना बंद कर देता है और सोच की मुद्रा में बैठ जाता है। क्या हुआ महाराज, आप कुछ खा क्यों नहीं रहे? आपने तो सब व्यंजनों में से थोड़ा थोड़ा बस चखा और कुछ चखा भी नहीं। क्या हुआ, क्या आपको खाना पसंद नहीं आया? बेटी, तुम्हारे खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी है और तुमने इसे बनाया भी लाजवाब है। मैं इसकी जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। परंतु परंतु क्या महाराज? परंतु इस खाने में बहुत बड़ी कमी है। कैसी कमी महाराज, बताइए, मुझे भी तो पता चले आखिर मेरे बनाए व्यंजनों में क्या कमी है। बेटी, बाकी तो सब बहुत लाजवाब है, परंतु खाने में नमक बिल्कुल भी नहीं है। बस इतनी सी बात महाराज। खाना अच्छा बना है, स्वादिष्ट बना है, खाने की खुशबू भी अच्छी है, फिर क्यों आप नमक को देख रहे हैं? नमक तो मामूली है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो बेटी? नमक तो भोजन की जान है। नमक के बिना भोजन अधूरा है। बेटी, नमक से ही तो खाने में स्वाद है और तुम नमक को मामूली समझती हो। जी बिल्कुल सही कहा आपने। बिना नमक के तो सारा भोजन बेस्वाद है। नमक ही है जो भोजन में जान डालता है। बेटी, जब तुम ये बात जानती हो तो भोजन में नमक क्यों नहीं डाला? क्योंकि मैं आपको बताना चाहती थी कि मैं आपकी वही बेटी हूँ जिसे आप जंगल में सिर्फ इसलिए छोड़ आए थे क्योंकि मैंने आपको कहा था आप मुझे नमक के बराबर प्यारे हो। आप अब तो सब समझ गए होंगे ना कि नमक की क्या अहमियत है और आपकी मेरे जीवन में क्या अहमियत है। पिताजी, याद करिए, आपने मुझसे क्या कहा था? आपने कहा था नमक एक मामूली चीज है ना पिताजी? फिर आज नमक इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया? मुझे माफ कर दे बेटी, मुझसे गलती हो गई। पिताजी, पाप तो हर संतान का आधार होता है। मेरे कहने का मतलब तो यही था कि जैसे बिना नमक की सब्जी कोई स्वाद नहीं देती, उसी तरह बिना पिता की संतान भी अधूरी है। लेकिन आपने उसका गलत मतलब निकाल लिया और मुझे जंगल में जंगली जानवरों के बीच मरने को छोड़ दिया। बेटी, मुझे माफ कर दे। तू चल मेरे साथ महल। तेरी बाकी की बहनों को तो मैंने ब्याह दिया। मैं बहुत अकेला हो गया हूँ बेटी। चल, घर चल। रूपवती अपने पिता को माफ कर देती है और राजा के साथ महल